2009 में स्टीव जॉब्स एक हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट के बाद बेहोशी की हालत में लेटे थे। डॉक्टर ने स्टीव की तरफ देखा और कहा, ये ऑक्सीजन मास्क पहनो स्टीव। स्टीव जॉब्स, नहीं, इसका डिजाइन ठीक नहीं है। स्टीव जॉब अपने केयर टेकर्स को मास्क के डिजाइन के 5 नए ऑप्शंस लाने के लिए कहते हैं ताकि वो उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सके। हमें सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी ही डिसीजंस लेते थे और यही क्वालिटी एंड में उनकी मौत का कारण भी बनी। क्योंकि जब डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशंस के लिए कहा था तो उन्होंने ऑपरेशन को डिले करवा दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और मरने से पहले स्टीव जॉब्स के लास्ट वर्ड थे, ओह वाह, ओह वाह, ओह वाह। स्टीव पॉल जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को यूएस के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनका रियल नाम अब्दुल लतीफ जंदाली था। इनकी बायोलॉजिकल मदर, यानी जिन्होंने इन्हें एक्चुअल में पैदा किया था, वो एक स्विस जर्मन अमेरिकन स्टूडेंट थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में ग्रेजुएशन करी थी। यहीं पर ये अब्दुल फतेह अल जंदाली से मिली, जो सीरिया की एक अमीर अरब फैमिली से थे। क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने अपने आने वाले बच्चे को किसी और को गोद देने का फैसला किया। लेकिन ये दोनों चाहते थे कि इनका बच्चा जिसके पास भी जाए वो कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि इनके बेटे की परवरिश और पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। एक कपल जिनका नाम पॉल और क्लारा जॉब्स था, उन्होंने अब्दुल यानी स्टीव जॉब्स को गोद लेने का फैसला किया। ऑल्दो वो दोनों खुद ग्रेजुएट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो अब्दुल को कॉलेज जरूर भेजेंगे। अब्दुल को गोद लेने के बाद इस बच्चे का नाम इसके पेरेंट्स ने स्टीव जॉब्स रखा। स्टीव जॉब्स जब छोटे थे तभी उन्हें पता चल गया था कि उन्हें गोद लिया गया है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब स्टीव जॉब्स 6 साल के थे तो अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़की के साथ खेल रहे थे। वो छोटी बच्ची स्टीव के साथ खेलते खेलते अचानक से बोली, स्टीव, तुम्हें पता है ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है और तुम्हें गोद लिया गया है। ये सुनकर स्टीव रोते रोते अपने घर भाग गए। तब उनके पेरेंट्स ने इन्हें समझाया कि बेशक ये सच्चाई है, लेकिन वो दोनों स्टीव से बहुत प्यार करते हैं। बाद में स्टीव के रियल पेरेंट्स की भी शादी हुई और उन्होंने स्टीव की सिस्टर मोना सिम्पसन को जन्म दिया। ये दोनों भाई बहन हमेशा काफी क्लोज रहे। स्टीव अपने रियल बाप से इतने नाराज थे कि उन्होंने पूरी लाइफ अपने रियल बाप को नहीं देखा। बस वो एक बार अपनी रियल माँ से मिले और उनका शुक्रिया किया कि उन्होंने स्टीव को जन्म दिया और अबॉर्ट नहीं करवाया। स्टीव बचपन से ही बहुत क्यूरियस नेचर के थे। इनके बायोग्राफर वॉल्टर आइजैक्सन लिखते हैं कि इनकी इसी आदत की वजह से बचपन में इनके साथ 2 बड़े हादसे हुए। एक बार इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में मेटल की पिन डाल दी, जिसकी वजह से इनका हाथ पूरे तरीके से जल गया। और दूसरी बात तो हद तब होगी जब उन्होंने जहर खा लिया ये देखने के लिए कि इसे होता क्या है, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी रूम ले जाया गया और वो बाल बाल बचे। इसके कुछ टाइम के बाद इनकी नई फैमिली सैन फ्रांसिस्को से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। वहां जब इनकी स्कूलिंग शुरू हुई तो उनको क्लासेस बहुत बोरिंग लगती थी। वो इस बोरियत को दूर करने के लिए स्कूल में कुछ ना कुछ करते रहते। एक बार उन्होंने अपनी क्लास में सांप छोड़ दिया और एक बार अपने टीचर के टेबल के नीचे बॉम्ब फोड़ दिया। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनको स्कूल से बार बार वापस घर भेज दिया जाता था, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक बार भी नहीं डांटा। स्टीव ने आगे चलकर ये एडमिट किया कि ये स्कूल बहुत ही बेवकूफी वाला सिलेबस पढ़ाते थे, जिसकी वजह से इनका मन कभी भी नहीं लगता था। अब जब स्टीव जॉब 4th स्टैंडर्ड में हुए तो उनके टीचर ने नोटिस किया कि स्टीव जॉब्स के लिए सिलेबस बहुत आसान था। इसलिए उन्होंने स्टीव के पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि स्टीव को 4th क्लास की जगह 2 क्लास छोड़ के 6th स्टैंडर्ड में एडमिट करवाना चाहिए। शुरू में स्टीव के पेरेंट्स ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी, बट फाइनली स्टीव को दूसरे स्कूल में 6th में एडमिशन दिलवा दी। अब दूसरे स्कूल में 6th क्लास के बच्चों के साथ इनके बहुत झगड़े होते क्योंकि ये वहाँ पर छोटे थे। एक बार तो स्टीव जॉब इतने थक गए कि उन्होंने घर आकर अपने पेरेंट्स को कह दिया कि प्लीज आप मुझे स्कूल से निकाल दीजिए, वरना मैं वहाँ कभी भी नहीं जाऊंगा। तो इनकी स्कूल लाइफ तो कुछ ऐसी ही चल रही थी, लेकिन क्योंकि ये सिलिकॉन वैली में ग्रो हो रहे थे, जिसकी वजह से इनके आसपास बहुत से इंजीनियर्स रहते थे। उन्हीं में से एक इंजीनियर का नाम था लैरी लैंग, जो आगे चलकर स्टीव जॉब के बहुत खास मेंटर भी बने। एक बार लैरी ने स्टीव को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिखाया। उन्होंने एक कार्बन माइक्रोफोन, एक बैटरी और एक स्पीकर लिया और अपनी गाड़ी में डालकर वो माइक में कुछ बोलने लग गए और ये आवाज स्पीकर में बहुत जोर से आ रही थी। अब स्टीव जॉब्स के फादर ने स्टीव को बताया था कि ये काम बिना इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के नहीं हो सकता, पर लैरी का सिस्टम बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहा था। स्टीव जॉब्स भागकर घर गए और उन्होंने अपने फादर से इस बात पर बहस करी। जब उनके फादर ये नहीं माने तो स्टीव अपने फादर को लैरी के घर लेके गए और अपने डैड को प्रूव किया कि बिना एम्पलीफायर के भी आवाज को इंक्रीज किया जा सकता है। लैरी से बहुत इंप्रेस हुए और आने वाले सालों में लैरी ने स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में खूब सिखाया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने स्टीव को हेल्थ किट से भी इंट्रोड्यूस किया। ये एक ऐसी किट्स थी
जिसमें टेलीविजन रिसीवर और रेडियो इक्विपमेंट जैसी आइटम्स को बनाने के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए होते थे। इन किट्स ने स्टीव को न केवल ये सिखाया कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, बल्कि इन्होंने यंग स्टीव को ये विश्वास दिला दिया कि टेलीविजन और रेडियो जैसी दिखने वाली कॉम्प्लेक्स चीजें भी एक्चुअल में आसान होती हैं और उन्हें समझा जा सकता है। खैर, जैसे ही स्टीव 17 साल के हुए, उन्हें कॉलेज में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने स्टीव के एक्चुअल पेरेंट्स से वादा किया था। अब स्टीव के पेरेंट्स ने एक ऐसा कॉलेज ढूंढा जो स्टैनफोर्ड जितना महंगा था, जिसमें स्टीव के पेरेंट्स अपनी जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा रहे थे, और ये स्टीव जॉब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्टीव जॉब्स अपनी स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच में बताते हैं, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, और ना ही ये कॉलेज इसमें मेरी कोई मदद कर सकता था, इसलिए मैंने ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया। उस टाइम ये डिसीजन मुझे बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लगता है। स्टीव ने जब ड्रॉप आउट किया तो वो अपने दोस्तों की गैलरी में सोए रहते थे। वो कोक की खाली कैंस बेचकर खाना खाते थे और हर संडे हरे कृष्णा टेम्पल में खाना खाने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनको कॉलेज के कोर्स की क्लासेस फॉलो नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि इनको जो अच्छा लगता था ये उस क्लास में जाकर बैठ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, रीड कॉलेज उस टाइम पूरे देश में कैलीग्राफी का सबसे अच्छा कोर्स प्रोवाइड करता था। कैलीग्राफी स्टीव जॉब्स को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसकी क्लासेस लेने का डिसीजन लिया। इस स्टेज पर वो नहीं जानते थे कि ये इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, और इसी डिसीजन की वजह से आगे चलकर एप्पल का यूआई सबसे बेस्ट बना। रीड कॉलेज में पढ़ते पढ़ते स्टीव को एक कंपनी में जॉब मिल गई, और उसी कंपनी ने उनकी इंडिया की ट्रिप स्पॉन्सर कर दी। स्टीव इंडिया में जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग सिर्फ लॉजिक ही नहीं बल्कि डिसीजंस लेने के लिए इंट्यूशन भी यूज करते हैं। उनको ये चीज बहुत पसंद आई। स्टीव कहते हैं कि इंट्यूशन इंटेलेक्ट से भी पावरफुल चीज है। इंडिया से जब ये वापस अमेरिका आए तो उन्होंने अपने इसी इंट्यूशन के साथ एप्पल स्टार्ट किया। साल 1976 में 20 साल की उम्र में स्टीव जॉब और स्टीव वॉजनायक ने अपने पेरेंट्स के गैराज में एप्पल की शुरुआत करी। स्टीव वॉजनायक उनको स्कूल में मिले थे। इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार हो गया था और इसलिए इनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई, और बाद में इन्होंने साथ में मिलकर एप्पल को एस्टेब्लिश किया। अपने पेरेंट्स के गैराज से इन्होंने एप्पल का पहला प्रोडक्ट एप्पल वन लॉन्च किया। ये एक पीसी बिल्डिंग किट थी, यानी ये पूरा बना बनाया कंप्यूटर नहीं था। इसमें कस्टमर्स को अपना खुद का मॉनिटर और कीबोर्ड लगाना पड़ता था। इसको बेचकर इन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि अब वो एप्पल कंप्यूटर के नए वर्जन में इन्वेस्ट कर सकते थे। इसके बाद इन्होंने इसका अपडेटेड वर्जन एप्पल 2 लॉन्च किया, और ये पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन लेके आ गया। इस पॉइंट पर उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे भी लिए, और अपने 22nd बर्थडे होने से 1 महीने पहले वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। और इसके एग्जैक्टली 10 साल के बाद एप्पल $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। अब ये $1 बिलियन की कंपनी बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि 1984 में जब स्टीव 29 साल के थे, उस वक्त उन्होंने अपनी बेस्ट क्रिएशन मैकिंटॉश को लॉन्च किया था, जिसे आज हम मैक कहते हैं। जिसके बाद उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। एक्चुअली हुआ ये था कि स्टीव जॉब्स मैक का नया वर्जन लॉन्च करना चाहते थे, जिसमें बहुत पैसे लगने थे, लेकिन जॉन स्कली, जिन्हें स्टीव जॉब ने पेप्सी से हायर किया था, वो चाहते थे कि मैक की R&D में पैसे ना खर्च हों, बल्कि एप्पल के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचने के लिए पैसे खर्च होने चाहिए। स्टीव और जॉन स्कली के बीच में बहस छिड़ गई, और एप्पल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी स्कली की साइड ले ली, और स्टीव को एप्पल छोड़ के जाना पड़ा। इस वक्त स्टीव को लगा कि वो एक फेलियर है। उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी स्टीव नहीं रुके। उन्होंने 2 नई कंपनीज लॉन्च करी। इसमें से एक थी नेक्स्ट और दूसरी थी पिक्सार। पिक्सार ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी को क्रिएट किया, और ये आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। उन्होंने पिक्सार को बाद में डिज्नी को $7.4 बिलियन की स्टॉक डील में बेचा। जॉब की लाइफ में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब एप्पल स्टीव जॉब्स के जाने के बाद कोई भी इनोवेशन नहीं कर पा रहा था, तो एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को $400 मिलियन में खरीद लिया। अब क्योंकि एप्पल इनोवेशन नहीं कर पा रहा था, तो 1997 में स्टीव जॉब्स को वापस एप्पल में बुलाया गया। इस वक्त पर एप्पल कंपनी का दिवालिया होने में कुछ 90 दिन बाकी थे, क्योंकि दुनिया में लोग बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज कंप्यूटर खरीद रहे थे, ना कि एप्पल के मैक। एप्पल को बैंकरप्सी से बचाने के लिए स्टीव जॉब्स ने 2 सबसे बड़े काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर बिल गेट्स से एप्पल के लिए $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ले ली। फिर जॉब्स ने इन्हीं पैसों को अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने लॉ ऑफ एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया, यानी उन्होंने एप्पल में चल रहे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स को पहले तो बंद करवा दिया। वो कहते थे कि जितना इंपॉर्टेंट ये डिसाइड करना है
कि हमें करना क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी डिसाइड करना है कि हमें क्या नहीं करना है। वो व्हाइट बोर्ड पर जाकर अपने एम्प्लॉय से पूछते, मुझे अपनी टॉप 10 चीजें बताओ। इसके बाद जॉब्स टीम मेंबर के सजेशन को नोट करते। उसके बाद वो अपनी टीम को कहते कि इन 10 चीजों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में लिखो। फिर वो इनमें से आखिरी 7 चीजें काट देते और कहते कि हम सिर्फ इन टॉप 3 चीजों पर फोकस करेंगे। ये शार्प फोकस उनकी पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था। इन्होंने इस क्वालिटी से केवल एप्पल ही नहीं बल्कि गूगल की भी हेल्प की थी। असल में इनकी लाइफ के पास्ट फेज में लैरी पेज इनसे राय लेने आए। लैरी पेज गूगल का कंट्रोल दोबारा से लेना चाहते थे। उस वक्त भी जॉब्स ने लैरी को यही सजेस्ट किया कि आप ये फिगर आउट करो कि गूगल अपने बेस्ट फेज में क्या करना चाहता था और आप आज ही उन 5 प्रोडक्ट पर फोकस करो जो गूगल को उसके बड़े गोल के करीब ले आए। स्टीव ने कहा, इन 5 को छोड़कर बाकी सबको कट डाउन कर दीजिए क्योंकि आपका फोकस और आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा। लैरी पेज ने इनकी एडवाइस को फॉलो किया और इसी तरीके से गूगल ने अपने सबसे पावरफुल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इसके बाद उनकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी उनका परफेक्शन के लिए पागलों वाला क्रेज। फॉर एग्जाम्पल, जब वो आईफोन का लॉन्च करने वाले थे तो आईफोन की स्क्रीन प्लास्टिक से बनी थी। लॉन्च से पहले आईफोन का प्रोटोटाइप स्टीव ने अपने पास जेब में रखा था, जिसके साथ वो घर की चाबियां भी रखते थे। उन्होंने नोटिस किया कि आईफोन की स्क्रीन में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कह के प्रोडक्शन रुकवा दी और कहा कि इसमें ग्लास लगना चाहिए क्योंकि इसमें स्क्रैचेस बहुत कम लगते हैं और इसकी फील भी बहुत अच्छी है। इंजीनियर्स ने कहा कि कांच टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली वो वेंडल वीक से मिले जो कि कॉर्निंग के सीईओ थे। वेंडल ने स्टीव को बताया कि वो गोरिल्ला ग्लास यूज कर सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टीव ने वेंडल को कहा कि तुम जितने भी गोरिल्ला ग्लासेस प्रोड्यूस कर सकते हो तुम कर दो, हम सारे खरीद लेंगे। और फाइनली एक अमेजिंग फोन लॉन्च हुआ जिसे हम आईफोन कहते हैं। उस वक्त जिसने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया था उनके मन में सिर्फ एक ही चीज आई थी, वाओ क्या अमेजिंग प्रोडक्ट है यार। जब आईफोन पहली बार लॉन्च हुए थे ना, तो मेरे पास 2 आईफोन आए थे। वैसे मैंने एक उनको भेज दिया। शाह वाज हैपनिंग। अरे ये क्या चीज है यार, ये तो माइंड ब्लोइंग है। परफेक्शन की ये क्वालिटी जॉब्स ने अपने फादर से सीखी थी। एक्चुअली एक बार स्टीव जॉब्स और उनके डैड कैबिनेट को पेंट कर रहे थे। फ्रंट साइड पेंट होने के बाद जॉब्स ने पेंटिंग बंद कर दी। इस पर उनके डैड बोले, इसकी पिछली साइड कौन पेंट करेगा? इस पर छोटे स्टीव बोले, लेकिन डैड पिछली साइड तो कोई देखेगा नहीं ना, किसी को पता नहीं चलेगा। इस पर उनके डैड ने कहा, हाँ किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। और ये बात स्टीव जॉब की बचपन से ही मन में रह गई। जॉब्स ने इस लेसन को एक मशीन के सर्किट बोर्ड में भी अप्लाई किया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बोला कि चिप्स को वो इतना नीटली अरेंज करें ताकि उनका सर्किट बोर्ड एकदम नीट और क्लीन दिखाई दे। जॉब्स के इस फीडबैक ने उनके इंजीनियर्स को चौंका दिया क्योंकि ये सर्किट बोर्ड मशीन के अंदर बहुत ही टाइटली फिट होना था। वो चिप कभी भी किसी कंज्यूमर को दिखाई नहीं देनी थी, ना ही उस चिप की वजह से बाहर कंप्यूटर की दिखावट में कोई फर्क पड़ना था। लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स नहीं माने और इंजीनियर्स को उनकी बात माननी पड़ी। और तो और परफेक्शन को लेकर उनका क्रेज इतना हाई था कि वो अपने घर का फर्नीचर भी नहीं खरीद पाते थे। परफेक्ट फर्नीचर ना मिलने के कारण वो घर में बहुत ही कम फर्नीचर रखते थे। 2003 में स्टीव जॉब्स के पेट में दर्द हुआ और स्कैन से पता चला कि उनके पैंक्रियास में ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कहा कि जल्दी से जल्दी वो ऑपरेशन करवा लें। स्टीव जॉब्स ने इसे निगलेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो इससे ध्यान हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब ये क्वालिटी उनकी एप्पल में अच्छे प्रोडक्ट बनाने में तो काम आती थी, लेकिन इस 6 महीने की डिले की वजह से उनका कैंसर बहुत जगह फैल गया और अब बहुत देर हो चुकी थी। जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है और उनके पास अब इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं है, तो उन्होंने वॉल्टर आइजैक्सन को कॉल किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर एक किताब लिखो। इस पर वॉल्टर आइजैक्सन ने मना कर दिया कि अभी तो तुम करियर के पीक में हो, तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, मैं तुम्हारे ऊपर किताब 10-15 साल के बाद लिखूंगा। और उन्होंने फोन काट दिया। इसके बाद स्टीव जॉब्स की वाइफ ने वॉल्टर आइजैक्सन को कॉल किया और स्टीव की बीमारी के बारे में बताया। इस पर वॉल्टर आइजैक्सन स्टीव पर बुक लिखने के लिए राजी हो गए और स्टीव ने वॉल्टर आइजैक्सन को अपने घर के गेस्ट रूम में जगह दे दी जहाँ पर वॉल्टर आइजैक्सन रहते थे और वो हर रोज स्टीव जॉब्स के पास आते, उनसे बहुत से सवाल पूछते। स्टीव जॉब्स को पता था कि वो ये बुक कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो दुनिया को अपना वर्जन बताना चाहते थे। फाइनली वो वक्त आ गया जिसका सबको डर था। स्टीव जॉब्स हमेशा लाइफ से फैसिनेटेड थे। डेथ के टाइम पर भी वो फैसिनेटेड थे और उनके लास्ट वर्ड थे, ओह वाह, ओह वाह, ओह वाह। जब अक्टूबर 2011 में उनकी डेथ हुई, तब तक वो एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना चुके थे। अब ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त मुझे इंडिया की जीडीपी $3.42 ट्रिलियन दिख रही है और एप्पल कंपनी की नेट वर्थ $3.6 ट्रिलियन, यानी कि ये हमारी जीडीपी से भी ज्यादा है। स्टीव जॉब्स पर बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, लेकिन वॉल्टर आइजैक्सन की बुक में वो कहानियां हैं
जो स्टीव ने आइजैक्सन को बताई हैं। अगर आप इस बुक की डिटेल्ड बुक समरी हिंदी में फ्री में सुनना चाहते हैं तो वो आप गीगल ऐप में सुन सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को इंस्पायर कर सकती है तो ये आप अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।